हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल पर इग्नू के बीसीए कोर्स की वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता हूं बीसीए के सब्जेक्ट कोर्स के। उसी सीरीज़ में मैंने एमसीएस 021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। पिछली वीडियो में मैंने एमसीएस 021 जून 2023 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड किए थे। ये सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का। इस पार्ट में मैं Q3, Q4, Q5 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उनका आंसर प्रोवाइड करूंगा। पिछली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप Q1 एंड Q2 की सॉल्यूशंस देख सकते हो। ठीक है ना। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पहले से सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हैं। और अगर सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इस कोर्स में ज़रूरत है हमारी। और कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं, इस वीडियो को शुरू करता हूं बनाना। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं Q3, Q4, Q5 के क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। देखते हैं जरा Q3, Q4, Q5 क्या है। तो जून 2023 एमसीएस 021 का Q3 का क्वेश्चन था, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो, और कुछ एलिमेंट्स दिए थे जिनको आपने सॉर्ट करना है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए क्विक सॉर्ट होता क्या है। आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। लेट्स से द एलिमेंट्स आर 26 एंड 19। ये एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। आप इसका सॉर्टेड ऑर्डर ढूंढना चाहते हो। तो सॉर्टेड ऑर्डर क्या है? 6, 19 और 20। लेकिन ये करोगे कैसे? क्या एल्गोरिदम, क्या स्टेप्स लगाओगे, वो आपने एक्सप्लेन करने होते हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। टू इम्प्लीमेंट द सॉर्ट आपके पास कई टेक्निक्स हैं। बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ठीक है ना, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बहुत सारी सॉर्ट्स हैं। उसी में से उसने आपसे पूछा था क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम एक्सप्लेन कीजिए। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिदम्स है। ये रिकर्सिव अप्रोच है, रिकर्शन को इस्तेमाल करती है सॉर्ट करते हुए। और इस क्विक सॉर्ट को आप डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक कहते हो। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है? जैसे आपके पास 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन 8 एलिमेंट्स में से ये किसी एक एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट कंसिडर कर लेगी और पाइवट के इर्द गिर्द आपकी लिस्ट को सॉर्ट करना शुरू करेगी। उससे क्या होगा? पाइवट एलिमेंट जहां पे आ जाएगा, उसके इस तरफ सारे एलिमेंट लेस देन पाइवट होंगे और इसके इस तरफ सारे एलिमेंट ग्रेटर देन पाइवट होंगे। तो ये आपकी सब डिवीजन कर देगा। तो डिवाइड कर दिया और फिर दोबारा इन पे यही प्रोसेस अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आपकी बड़ी लिस्ट को छोटे छोटे सब लिस्ट में डिवाइड करता जाएगा बेस्ड ऑन द पाइवट एलिमेंट, एंड आपकी लिस्ट को सॉर्ट करेगा। ठीक है ना। तो पाइवट एलिमेंट क्या होता है? पाइवट एलिमेंट होता है जो आप सेंटर पॉइंट मान के चलते हो, जिसके इर्द गिर्द आप सारा कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। इनमें से जैसे कुछ भी आप पाइवट एलिमेंट ले सकते हो। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो कई बंदे स्टार्टिंग एलिमेंट पाइवट एलिमेंट लेते हैं, कई बंदे एंडिंग पॉइंट पाइवट एलिमेंट लेते हैं, कोई रैंडमली बीच में से भी उठा सकता है पाइवट एलिमेंट को कंसिडर करने के लिए। ठीक है ना। तो पाइवट एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो और पाइवट एलिमेंट के इर्द गिर्द ही आप अपनी सॉर्टेड एरे बनाओगे। जब आपकी क्विकसेट इंप्लीमेंट होती है तो ये एक पार्टीशन फंक्शन को यूटिलाइज करती है। पार्टीशन फंक्शन क्या है? आपकी लिस्ट को पाइवट के बेस पे दो हिस्सों में बांट देगा। ठीक है ना। तो द टारगेट ऑफ पार्टीशन इज टू प्लेस द पाइवट एट इट्स करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड एरे एंड पुट ऑल, वही चीज कि सारे एलिमेंट इस तरफ, लेस देन जो होंगे पाइवट से वो इस तरफ होंगे, जो ग्रेटर देन है वो इस तरफ होंगे। तो वही चीज इसने यहाँ पे बताई है। पार्टीशन क्या करेगा? रिकर्सिवली बार बार इसी प्रोसेस को दोहराता जाएगा। जैसे पहले आपकी लिस्ट 8 की थी, आपने इसको 6 और 2 में डिवाइड कर दिया सपोज, ठीक है ना। फिर इन पे दोबारा अप्लाई करेगा प्रोसेस, तो ये दोनों सॉर्ट हो गए। फिर इस पे दोबारा प्रोसेस अप्लाई करेगा, तो रिकर्सिवली काम करता जाएगा जब तक कि आपकी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती है। ठीक है ना। क्विकसॉर्ट फास्ट है एज कंपेयर टू मेनी अदर सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्विकसॉर्ट का एडवांटेज है कि ये लार्ज डाटा सेट के लिए अच्छी है। लार्ज डाटा सेट मतलब अगर तुम्हारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हारे पास 200 एलिमेंट्स हैं, तब ये सही है, या उससे ज़्यादा है। ठीक है ना। और इसको करते हुए ओवरहेड भी कम होता है, मेमोरी कम लेता है ये एग्जीक्यूशन करते हुए। लेकिन नुकसान क्या है? ये ओ एन स्क्वेयर टाइम कम्प्लेक्सिटी है। एन स्क्वेयर को ऐसे लिखना था हमने, लेकिन वो कंप्यूटर की वजह से वैसे ही लिखा रह गया, ओ एन स्क्वेयर। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए, अगर आपने पाइवट गलत चूज कर लिया तो। और अगर एलिमेंट्स आपके 5 हैं या 10 हैं
बहुत कम एलिमेंट्स है, तो वहां पे ये प्रोसेस अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। उसकी जगह आप कोई और सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई कर लो। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन जो आपने देना था। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करना शुरू किया मैंने, आपके एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख लिया है। ये आपके एलिमेंट्स हैं 26, 8, 19, 36, 4, 28, 50, और ये आपकी इंडेक्स पोजीशन है, इंडेक्सिंग है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी है। मैंने पाइवट एलिमेंट लिया है 20, जो मैंने इस बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो आपका पाइवट एलिमेंट क्या हो गया 20। तो मैं क्या करूंगा 20 की एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढूंगा सॉर्टेड लिस्ट में, और उसके बेस पे आपकी लिस्ट को आगे दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो प्रोसेस क्या है, आप दो वेरिएबल ले लोगे, एक वेरिएबल ले लोगे आई और एक वेरिएबल ले लोगे जे। आई वेरिएबल की वैल्यू आप स्टार्टिंग इंडेक्स के बराबर रख दोगे, तो आई यहां से शुरू होगा। जे वैल्यू लास्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, तो जे यहां से शुरू होगा, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आई और जे का पर्पस क्या है, आई एलिमेंट आपको 20 से बड़े एलिमेंट ढूंढने में, पाइवट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट ढूंढने के लिए यूज किया जाएगा, और जे किस लिए यूज किया जाएगा 20 से छोटे एलिमेंट ढूंढने के लिए। पाइवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट ढूंढने के लिए मैं जे को यूज करूंगा। आई एंड जे वैल्यू की जो एक्सचेंज, आई एंड जे की वैल्यूज को एक्सचेंज किया जाएगा ताकि पाइवट एलिमेंट की सही पोजीशन सॉर्टेड लिस्ट में फाइंड आउट की जाए, उसके लिए। तो ये प्रोसेस जो ग्रीन कलर का है ये आई के लिए है। तो आई मैंने 0 किया, यहां से शुरू करो और तब रुकना जब आपको एलिमेंट 20 से बड़ा मिल जाए। तो मैंने आई प्लस 1 किया 1, ये 6 था जो 20 से बड़ा नहीं था, आगे चलो। फिर प्लस 1 किया 2, ये भी 8 20 से बड़ा नहीं था, आगे चलो। फिर 3, ये भी 20 से बड़ा नहीं था, तो आगे चलो। ये 4 36, ये बड़ा है 20 से, तो आप स्टॉप कर जाओ। आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई 4, आपको सबसे बड़ा एलिमेंट मिला है 36, सबसे पहला एलिमेंट जो 20 से बड़ा है वो है 36। अब यही प्रोसेस आपने इधर से करना है, लेकिन जे की वैल्यू आपने क्या करनी है, लास्ट से शुरू करनी है और स्मॉल एलिमेंट ढूंढना है। क्या 50 20 से छोटा है, नहीं। क्या 28 20 से छोटा है, नहीं। क्या 4 20 से छोटा है, हाँ है। तो आपको छोटा एलिमेंट कहां पे मिला, जे इक्वल टू 5 पोजीशन पे। क्या एलिमेंट है 4, और बड़ा एलिमेंट कहां मिला, आई इक्वल टू 4 पे। एलिमेंट क्या है 36। अब आपने ith और jth पोजीशन के एलिमेंट्स को स्वैप कर देना है, मतलब ये 36 और 4 आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो स्वैप होने के बाद ये इक्वेशन बन गई, 4 इधर आ गया, 36 इधर पहुंच गया, ठीक है ना। आई आपकी किस पोजीशन पे था, आई आपकी पोजीशन पे था 4 पे, जे आपकी किस पोजीशन पे था 5 पे। अब आप कंटिन्यू करो। तो जैसे ही मैंने आई 4 से करके 5 किया, ठीक है ना, आई 5 हो गया मेरा, और जैसे ही मैंने जे 5 से कम करके 4 किया, जे 4 हो गया। जब आपका आई लेस देन जे हो जाता है, तब आप अपने इस प्रोसेस को रोक दोगे। आप जे को हमेशा बड़ा रखोगे और आई को हमेशा छोटा रखोगे। अगर उल्टा हो जाए तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है, कर जाना है, ठीक है ना। तो क्योंकि जब मैंने यहां पे मेरा था आई का वैल्यू 4 था, जब मैंने इसको +1 करके 5 किया और जे को -1 करके 4 किया, तो आई ग्रेटर देन जे हो गया, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। अब जो इस प्रोसेस के बाद जे का वैल्यू था, इस जे के वैल्यू को पाइवट एलिमेंट से स्वैप कर दूंगा। सो जे की वैल्यू क्या थी मेरी 4, फोर्थ इंडेक्स के एलिमेंट को 0th इंडेक्स के एलिमेंट से स्वैप कर दूंगा। तो अब 20 और 4 स्वैप करूंगा, ये सबसे एंड में होगा। तो एक सब पार्ट है, उस सब पार्ट में मैंने क्या किया कि यार इधर से आई मूव किया, इधर से जे मूव किया, जब तक बड़ा मिलता गया छोटा मिलता गया स्वैप करता रहा। सेकंड पार्ट क्या है, जब आपका ये प्रोसेस रुक गया तो जो jth पोजीशन का एलिमेंट है उसको आपने स्वैप कर देना है पाइवट एलिमेंट से। तो इसके बाद क्या हुआ, तो अब ये पोजीशन हुई, तो ये जो 4 यहां पे जो पड़ा था, ये जो आपका 4 पड़ा था और ये जो आपका यहां पे 20 पड़ा था, इनको मैंने स्वैप करके इस पोजीशन पे ले आया। जब मैं इस पोजीशन पे ले आया, आप ध्यान दो आपका पाइवट एलिमेंट एकदम सही पोजीशन पे है। 20 के इस तरफ देखिए सारे एलिमेंट 20 से छोटे हैं, 4 6 8 19, और 20 से इस तरफ देखिए सारे एलिमेंट 20 से बड़े हैं, 36 28 50। इसका मतलब पाइवट एलिमेंट आपका 20 है जो सही पोजीशन पे है। इसको ध्यान में रखते हुए लिस्ट के दो हिस्से कर दिए जाएंगे, सब लिस्ट 1 और सब लिस्ट 2। सब लिस्ट 1 में सारे एलिमेंट 20 से छोटे हैं, सब लिस्ट 2 में सारे एलिमेंट 20 से बड़े हैं। अब इन पे मैं प्रोसेस दोबारा अप्लाई करूंगा, लेकिन आप ध्यान दो सब लिस्ट 1 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 4 6 8 19 ये तो सही पोजीशन पे है, तो यहां पे मैं कोई प्रोसेस नहीं अप्लाई करूंगा। यहां पे 28 36 50 होना चाहिए था, तो अभी मेरा सॉर्टेड नहीं है। तो मैंने क्या किया, पाइवट लिया 36, आई यहां से शुरू करना था तो आई की वैल्यू 5 होगी, जे यहां से शुरू करना था, जे की वैल्यू 7 हो गई। आई प्लस करना है तब तक करते रहो जब तक कि आपको 36 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता है। 28 36 से बड़ा था, नहीं। 50 36 से बड़ा था, हाँ बड़ा था,
रुक जाओ, ठीक है ना। अब आपने इनको ये आपकी आई की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 7 सॉरी, जहां पे आपको एलिमेंट मिला है। जे की वैल्यू क्या थी आपकी, जे की वैल्यू थी आपकी 7, आपको क्या एलिमेंट मिला है 36 से छोटा 28। जैसे ही ये बड़ा हुआ आप रुक गए, आपने ये प्रोसेस छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, लास्ट प्रोसेस में पाइवट एलिमेंट को क्या करना था, आपने जेथ एलिमेंट से स्वैप करना था। तो पाइवट और जेथ एलिमेंट को मैंने स्वैप किया, जो कि हो गया 28, 36, 50। अब आपकी लिस्ट यहां पे सॉर्ट हो गई है, पूरी लिस्ट आपकी सॉर्ट हो गई है। तो ये आपका फाइनल आंसर था, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्विक सॉर्ट समझ लग गया होगा, थोड़ा ट्रिकी है, मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन दी है जो आपने पेपर में लिख देनी थी, ठीक है ना। और ये जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है, रेड ये जो बॉक्स है, ठीक है ना, इस बॉक्स को आपने दिखाना है कि ये पाइवट एलिमेंट है। ओके, ये आपका पाइवट एलिमेंट था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इससे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया क्विक सॉर्ट का। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड का बी पार्ट था इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन से इसका क्या मतलब है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आप चीजों को कैसे रखोगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रखोगे ताकि आपको सर्चिंग और असेसिंग प्रोसेस में आसानी मिले। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक हाइब्रिड अप्रोच है जो क्या करती है, सिक्वेंशियल अप्रोच और इंडेक्स अप्रोच की हाइब्रिड को कंबाइन करके फीचर्स लेके आती है। इट इनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीवल। अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करने में जो टाइम लग रहा है उसको कम करेगा, तो इनहांस करेगा एफिशिएंसी को। क्यों, कैसे करेगा, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इंडेक्स स्ट्रक्चर व्हाइल मेंटेनिंग द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। एक इंडेक्स भी बनाएगा और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर भी बना के रखेगा। जैसे यार आपकी बुक होती है, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया होगा, जो दिसंबर 22 का मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है। तो बुक होती है, बुक के आगे शुरू में एक इंडेक्स पेज बना होता है। इस इंडेक्स पेज का फायदा क्या होता है, आपको टॉपिक्स ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है ना। इंडेक्स भी होता है और फिर सॉर्टेड भी होता है, सीक्वेंस में भी रखा जाती है चीजों को, यानी यूनिट, जैसे आपके कोर्स की बुक है तो कोर्स की बुक का शुरू में इंडेक्स बना हुआ है, उस इंडेक्स में यूनिट लिखे हुए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4। यूनिट 1 के अंदर चैप्टर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये हेल्प देता है। In this technique, the file is divided into fixed side blocks or pages, and each page contains a fixed number of record. तो वही चीज कहता है, हर एक को छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहोगे, पेज कहोगे, और पेज के आगे अंदर फर्दर रिकॉर्ड्स पड़े होंगे। तो एक बुक के पहले पेज बने हैं यहाँ पे, और उस पेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, पेज है आपके, और ये क्या है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो एक इंडेक्स में मेंटेन किया जाएगा। द रिकॉर्ड्स विद इन पेज आर टिपिकली स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जो रिकॉर्ड होंगे वो सीक्वेंस ऑर्डर में रखे जाएंगे, और पेजेस जो होंगे वो लिंक लिस्ट की मदद से चेनिंग मेथड की टेक्निक से चेन किए जाएंगे। सो पेज ये होगा, पहले आपका पेज एक, फिर चेन लगी होगी दूसरे पेज की, फिर चेन लगी होगी तीसरे पेज की, और इस चेन के अंदर आपके इंडेक्सिंग हुई होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए आपके पास इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है ना। टू अप्रोचेस यूज्ड टू इंप्लीमेंट इंडेक्सेस आर स्टैटिक इंडेक्सेस और डायनामिक इंडेक्सेस। दोनों अप्रोचेस को यूज किया जाता होता है। इसका एक एग्जांपल है डिक्शनरी। द डाटा इन द डिक्शनरी इज स्टोर्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर, हाउएवर एन इंडेक्स इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ थंब टैब्स। जैसे आपकी यहाँ डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, तो सिक्वेंशियल मैनर में पहले ए अल्फाबेट आ गया, फिर बी अल्फाबेट आ गया, फिर सी अल्फाबेट आ गया, तो सिक्वेंशियल तो होता है। हाउएवर एक इंडेक्स भी दिया होता है कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। टू सर्च फॉर ए वर्ड वी डू नॉट सर्च सिक्वेंशियली। एक एक करके ढूंढने लग गए फिर तो मुश्किल हो जाएगा, हम इंडेक्स ढूंढते हैं। जैसे कि आपने एन से कोई टर्म ढूंढनी है, ठीक है ना, जैसे नॉटिंघम। नॉटिंघम क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो जो आपकी बुक है, जो आपकी डिक्शनरी है, वो पहले ए से शुरू होगी, फिर बी से, फिर सी से। अगर तुम एक एक करके पेज खोलने लगे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके इंडेक्स पे जाओगे। इंडेक्स पे जाकर आप देखोगे एन किस पेज से शुरू हो रहा है। तो आपने देखा यार एन जो है वो मान लो 476 पेज से शुरू हो रहा है, तो आप सीधा 476 पे पेज पे गए, और वहां से आप सिक्वेंशियल वाइज देखना चाहते हो, एन ए एन बी 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 एन सी सी। जब आप एन ओ पे आके रुकते हो तब आपको एलिमेंट मिलता है। तो पहले इंडेक्स से सर्च किया जाता है, उसके बाद फिर सीक्वेंस से सर्च किया जाता है। ये आपका एग्जांपल था इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फिर इसका एक डिफरेंस पूछा था, या डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंस क्या है, तो मैंने पॉइंट्स में ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो असेस करने का तरीका, सबसे पहले जो इंडेक्स है वो सिक्वेंशियल एक्सेस करता है इंडेक्स के बेस पे, और ये सीधा रिकॉर्ड को एक्सेस करता है, सीधा एड्रेस के बेस पे डायरेक्ट एक्सेस करता है। इसके इंडेक्स स्ट्रक्चर क्या है, रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए ये इंडेक्स बनाएगा, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी, सीधा एड्रेस से आप चीजों को उठाओगे। रिकॉर्ड ऑर्डरिंग, ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द इंडेक्स की, ऑर्डर्स ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन द इंडेक्स की, मेन इंडेक्स की है उसके इर्द गिर्द सारा कुछ हो रहा है, ये कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है।
इंसर्ट करना और डिलीट करना थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि आपको साथ साथ इंडेक्स अपडेट करना पड़ता होता है इस इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको कोई इंडेक्स अपडेट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इसके इंसर्ट और डिलीट थोड़े फास्ट होते हैं। सर्च करने में एफिशिएंट फॉर रेंज क्वेरीज यूजिंग द इंडेक्स, इंडेक्स की वजह से ये एफिशिएंट है। सिंगल रिकॉर्ड रिट्रीवल के लिए तो ठीक है डायरेक्ट एड्रेस के लिए, लेकिन ज़्यादा के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। स्पेस, ये थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेगा क्योंकि भाई आपका इंडेक्स भी स्पेस लेगा। ये थोड़ी कम स्पेस लेता है क्योंकि कोई इंडेक्स नहीं है। यूज केस कहाँ यूज किया जाता है? तब इसको यूज करो जब आपको फ्रीक्वेंटली डेटा एक्सेस करना है, 5-6 डाटा को इकट्ठे रीड करना है। ये कहाँ यूज करता है? जहां पे आपने रैंडम एक्सेस की जरूरत पड़े और आपने एक रिकॉर्ड ही उठाना है, एक टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं उठाने हैं। तो ये आपका डिफरेंस था इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना? तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी आ गया है, लेकिन मोस्टली स्पैनिंग ट्री जो होता है आपका प्रैक्टिकल आ जाता है। आपको कोई डायग्राम बना के दे देते हैं और उस डायग्राम के अंदर आपको चीजें बनाने को कहते होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे उसने पूछा था स्पैनिंग ट्री क्या है, कहाँ यूज होता है और क्रूस्कल एल्गोरिदम क्या है, उसको एक्सप्लेन करो। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मान लो आपका ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका मान लो ग्राफ बना हुआ है, सॉरी, ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, बना लेते हैं पहले। ठीक है ना? ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर क्या है? ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। और ये क्या है? आपकी एजेस है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। आपने क्या करना होता है? सारे वर्टिसेस को इंक्लूड करना है अपने डायग्राम में। सो ए, बी, डी, सी, सारे वर्टिसेस को इंक्लूड करना है, लेकिन कम से कम एजेस को यूज करना है। और ठीक है ना? और साइकिल ना हो, साइकिल ना बने मतलब बंद बॉक्स ना बन जाए, ये नहीं होना चाहिए, या ये चीज ना बने आपकी। ठीक है ना? अगर 5 वर्टेक्स हैं तो एक कम 4 एजेस लगेंगी। n वर्टिसेस हैं तो n-1 एजेस लगती होती हैं, तो 4 एजेस लगेंगी। तो मान लो 1, 2, 3, 4, दैट्स इट, ये आपका स्पैनिंग ट्री बन गया। तो स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ होता है, इसी में से निकला है ना, इसी में से कुछ एजेस को आपने रखा है, बाकी को छोड़ दिया है, तो ये सब ग्राफ है। अनडायरेक्टेड हो, डायरेक्शंस नहीं है, ये देखो ये डायरेक्टेड हो जाता, अनडायरेक्टेड पे काम करता है। ये सारे वर्टिसेस को इंक्लूड करता है लेकिन एजेस कम से कम रखता है। इसमें साइकिल नहीं होना चाहिए और ये डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। सपोज आपने ये चीज कर दी, ए, बी, डी, सी, ई, अब सी और में लिंक ही नहीं रहा, या आपने यहां पे छोड़ दिया तो ई डिस्कनेक्टेड हो गया, ये नहीं होना चाहिए। एन वर्टेक्स है तो n-1 एजेस होनी चाहिए, मैं बता चुका हूं। एज ऑफ स्पैनिंग ट्रीज मे और मे नॉट हैव वेट असाइन टू देम, कई बार ही क्या होगा, यहाँ पे वेट्स असाइन हो सकते हैं, लाइक नंबर्स असाइन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो सिनेरियो चेंज हो जाता होता है। ठीक है ना? ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज क्रिएटेड फ्रॉम द गिवन ग्राफ जी वुड हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। कहता जितने स्पैनिंग ट्री, अब एक नहीं होता, अगर मैं इसी का स्पैनिंग ट्री बनाऊं तो एक स्पैनिंग ट्री ये बन सकता है, एक स्पैनिंग ट्री ये बन सकता है, एक स्पैनिंग ट्री ये बन सकता है। तो जितने मर्जी स्पैनिंग ट्री बना दो, आपके वर्टिसेस सेम रहेंगे। ठीक है ना? नंबर ऑफ एजेस वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ -1। और एजेस कितने होंगे? अगर 5 वर्टेक्स हैं, एक कम, हमेशा एक कम होगा। तो अगर आपके पास n वर्टिसेस हैं तो n ब्रैकेट में n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। तो इस वर्टेक्स के, इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? तो कितने वर्टिसेस हैं? 5, 5 ब्रैकेट में 5-2/3, 5^3 125 कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन था। आगे चलते हैं हम। फिर कहां कहां यूज होता है एप्लीकेशन? राउटिंग एल्गोरिदम्स में। राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या होती हैं? ठीक है ना? जैसे ये कुछ सिटीज हैं या कुछ राउटर्स हैं, एक राउटर ने इस राउटर ने इस राउटर को मैसेज भेजना है, तो वो किस रूट को फॉलो करे? इस रूट को फॉलो करे, इस रूट को फॉलो करे, इस रूट को फॉलो करे, या इस रूट को फॉलो करे। तो रूट फाइंड आउट करने में आप स्पैनिंग ट्री को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है ना? क्लस्टर एनालिसिस, ये डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है। जैसे कुछ क्लस्टर्स होते हैं, जैसे कि ये क्लस्टर है और एक क्लस्टर ये है, उनके बीच में कुछ एनालिसिस करने हैं तो उसके लिए ये काम किया जा सकता है। जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स है वहां पे इसको यूज किया जाता है। डिजिटल सर्किट डिजाइन में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हुए भी आप इसको यूज करते हो। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी स्पैनिंग ट्री की। अब क्रूस्कल एल्गोरिदम क्या है? क्रूस्कल एल्गोरिदम क्या है? अगर आपके पास कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि वेटेड है, लाइक A, B, C, D, E,
और इन पे वेट्स असाइंड हैं तो इसका स्पैनिंग ट्री बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ये ग्रीडी अप्रोच है। ग्रीडी अप्रोच क्यों है? क्योंकि हमेशा मिनिमम को स्पैनिंग ट्री बनाता है और स्मॉलेस्ट वैल्यूज को ही पहले उठाता है। एल्गोरिथम काम कैसे करता है? कहता है ये एजेस को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले लोएस्ट एज वाली उठाएगा 1 वाली, फिर उससे हाई वाली 2 वाली उठाएगा 2, फिर 3 वाली उठाएगा, फिर 4 वाली उठाएगा, फिर 5 वाली। तो इस तरीके से ये सॉर्ट करेगा, ठीक है ना। द प्रोसेस कंटिन्यू। अब फिर वो क्या करता है, एक एक करके एजेस को उठाता जाता है और उनको लगाता जाता है जब तक कि n वर्टेक्स के इक्वल n-1 एजेस ना लग जाएं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका स्पेलिंग ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये इंट्रोडक्शन थी और ये स्टेप बाय स्टेप आप अपना क्रूस्कल का एल्गोरिथम लिख सकते थे, ठीक है ना। पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपने ध्यान का रखना है, एक बार बता देता हूं। कहता है कि आप क्या करो, एक एजेस को स्टोर करने के लिए सेट तैयार कर लो, ठीक है ना, मिनिमम स्पेलिंग ट्री के लिए। इन सभी एजेस को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। फिर आप क्या करो, इनका यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर को इनिशियली एम्प्टी करो, इनिशियलाइज करो और एक एक करके चीजें उठानी शुरू करो। हर एक एज के पास जाओ, उस एज को उठाओ, ठीक है ना, उसको मिनिमम स्पेलिंग ट्री में लेके आओ। अगर वो साइकिल बनती है तो उसको छोड़ दो, लेकिन अगर वो साइकिल नहीं बनती है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, उस एज को मिनिमम स्पेलिंग ट्री एमएसटी में प्लेस कर दो। जब आप सारे एजेस के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, तो एमएसटी क्या करेगा, आपको फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करवा देगा। तो ये आपका एमएसटी था और उसका उसने कम्प्लेक्सिटी पूछा था। तो भाई अगर मैं वर्टिसेस को वी से डिनोट करूं, एजेस को ई से डिनोट करूं, तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या लेता है, ओ ई लॉग ई। कितने एजेस हैं उतने लॉग ई पे ये लेता है और ई ग्रेटर देन इक्वल टू वी होता है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना लेता है, जितने वर्टिसेस और एजेस लेंगे उनका टोटल करने पे जो वैल्यू आएगी उतनी ये टाइम कम्प्लेक्सिटी लेता है। तो ये आपके क्रूस्कल एल्गोरिथम का कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस था। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ का बी पार्ट, एवीएल ट्री क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। एवीएल ट्री भी इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताए हुए हैं। एवीएल ट्री दो ऑथर्स के नाम से बना था। एडल्सन वेल्स्की का एवी उठाया गया है, लैंडिस का एल उठाया गया है, एवीएल। एवीएल ट्रीज हाइट बैलेंस ट्री होते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होते हैं। जैसे आपने एक ये ट्री बनाया है 10, 20, 30, ठीक है ना। अब इसके लेफ्ट में कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, इसके राइट में कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना। अभी ये बैलेंस्ड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दूं 60, अभी भी ये बैलेंस्ड है। फिर एक और एलिमेंट डाल दूं मान लो 90, अब ये बैलेंस्ड नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस तरफ ज्यादा एलिमेंट है और इस तरफ कम एलिमेंट है। तो इनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक बैलेंस फैक्टर निकाला जाता है। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। बैलेंस फैक्टर इज इक्वल्स टू दिस। तो 36 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, 0। 36 के राइट में कितने एलिमेंट है, 0। माइनस किया, क्या आ गया, 0। इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, 1, 2। इसके राइट में कितने एलिमेंट है, इसके राइट में कितने एलिमेंट है, 1। 2 - 1, इसका क्या आ गया, 2। इसके लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, 0, 0, 0। अगर आपके ट्री का बैलेंस फैक्टर 0, 1 या -1 आता है तो आपका ट्री बैलेंस माना जाता है। तो अभी तक आपका ट्री ये ठीक है। लेकिन अगर मैं 60 के आगे एक और एलिमेंट नीचे डाल दूं 90, तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे, एक बार करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि 9, 4, 6, 7, 8। अब इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0, क्योंकि ना लेफ्ट में है ना राइट में है। इसके लेफ्ट में 1 है, राइट में कोई भी नहीं है तो 1 है। इसके लेफ्ट में कितने हैं, 2। राइट में कितने हैं, कोई भी नहीं, 0, तो 2। यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया। इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 3। एक तरफ 1, 3 - 0, 3। इसका क्या है, 0। तो एक इसका बैलेंस फैक्टर ज्यादा है और एक इसका बैलेंस फैक्टर ज्यादा है, तो ये बिगड़ गया है ट्री आपका, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस फैक्टर को पता करने के लिए हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। अगर इस रेंज से ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो ट्री अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस किया जाएगा। अब बैलेंस कैसे करोगे, इसको मैं सही कैसे करूंगा, कहता है उसके लिए 4 तरीके की रोटेशंस यूज होती हैं। लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पे उसने रोटेशंस नहीं पूछे थे, तो आपको रोटेशंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। एवीएल ट्री का ये एक्सप्लेनेशन आपका हो गया है। फिर ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो 2 ही जगहों पे उसने पूछा था, तो मैंने 2 ही जगह एक्सप्लेन करी है। डेटाबेस की इंडेक्सिंग करते हुए
AVL trees are commonly used in database systems for indexing large data set. आपने डेटाबेस बनाया एक, ठीक है ना, उस डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स हैं, मान लो 5 to 10 टेबल्स हैं, और हर एक टेबल के अंदर 500 से 1000 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में AVL ट्री हेल्प करेगा आपको. An index is a data structure that improves the speed of data retrieval operations on database table at the cost of additional writes and storage space. तो डेटाबेस में क्या होता है, एक इंडेक्स बनता है, वो इंडेक्स कैसे बनेगा, AVL ट्री की मदद से बनेगा. ये इंडेक्स क्या करके देगा, आपकी स्पीड को डाटा रिट्रीव करने में हेल्प करेगा. AVL ट्री प्रोवाइड्स सर्च, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस विद अ बैलेंस स्ट्रक्चर. तो इसकी वजह से डेटाबेस में इंसर्ट डिलीट करना भी आसान हो जाता है. AVL ट्री की वजह से आपके एलिमेंट्स को इंसर्ट डिलीट करना भी आसान हो जाता है अगर आप डेटाबेस इंडेक्सिंग कर रहे हो तो. फिर बात आती है कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन की. सेकंड टॉपिक था कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन. आई थिंक आप BCA के सब्जेक्ट में ये हट गया है, लेकिन मेरे टाइम पे एक सब्जेक्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना. सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर के बारे में, कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया जाता था, लेकिन अब ये सब्जेक्ट मोस्टली BCA के कोर्स में से हट गया है. उसमें एक कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन होता है. जैसे आप C लैंग्वेज में कोडिंग करते हो ना, ठीक है ना, उस कोडिंग को कौन चेक कर रहा है, आपका कंपाइलर चेक कर रहा है. जब आप कंपाइलर खुद का बनाओगे, उसको ऑप्टिमाइज करने में ये हेल्प करता है. AVL trees find applications in compilers for optimizing symbol table. अब इसमें एक सिंबल टेबल बनता है, उस सिंबल टेबल को ऑप्टिमाइज करने में इसको यूज किया जाता है. सिंबल टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंपाइलर टू मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड अदर आइडेंटिफायर्स. उसमें क्या होता था, जैसे आपने एक वेरिएबल लिखा है C इक्वल्स टू A प्लस B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय D, तो एक टेबल बन जाता होता था सिंबल टेबल कि C सिंबल यूज हुआ है, प्लस सिंबल यूज हुआ है, A सिंबल यूज हुआ है, B, तो वहां पे ये हेल्प कर देता था. By using AVL trees to implement symbol tables, the compiler can quickly look up and update information about variables. तो जो टेबल बना है, ये टेबल बनेगा AVL ट्री के बेस पे. जो ये सिंबल टेबल बनेगा, सिंबल टेबल से कंपाइलर को जल्दी से चीज़ें ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है ना. तो इन शॉर्ट कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन में और डेटाबेस इंडेक्सिंग में AVL ट्रीज को यूज़ किया जाता है और हेल्पफुल होते हैं ये, ठीक है ना. तो ये आपका थ्योरी पार्ट था, ये पढ़ लेना इसमें से. फिर आया था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का A पार्ट, जिसमें उसने पूछा था दो एल्गोरिदम्स, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का और एक डिलीट करने का एलिमेंट को डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से. तो पहले समझते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है. डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक नोड के मल्टीपल हिस्से किए जाते हैं. जैसे कि एक ब्लॉक ये है आपका, एक ब्लॉक, एक ब्लॉक और एक ब्लॉक, ठीक है ना. होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक हेड नोड होता है आपका, और ये जो होता है आपका टेल नोड होता है, और जो अंदर वाले नोड होते हैं उनके दो हिस्से किए हुए होते हैं. इसमें सिंपल नंबरिंग कर रहा हूं तो ये 1 नंबर नोड है, ये 2 नंबर नोड है. तो हेड 1 नंबर नोड का एड्रेस रखेगा और ये चेन बन जाएगा, और टेल 2 नंबर का एड्रेस रखेगा और ये टेल बन जाएगा. इसके अगला नोड 1 है तो ये अपने फॉरवर्ड वाले नोड में 1 रख लेगा ताकि ये चेन बन जाए. ये अपने बैकवर्ड में 1 रख लेगा ताकि ये अपने फॉरवर्ड में 2 रखेगा ताकि अगले नोड को पहचान सके. पिछले नोड को पहचानने के लिए अपने बैकवर्ड में 1 रखेगा ताकि पीछे को पहचान सके. इसके पीछे और कुछ नहीं है तो क्रॉस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्रॉस. अब यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट मान लो, लेट से A एंड B. तो इस तरीके से आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है, जिसमें एक नोड के मेन, इस पे फोकस कीजिए, एक नोड के 3 हिस्से होते हैं. एक हिस्सा बैकवर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, एक हिस्सा डेटा या इन्फो रखने के लिए होता है, एक हिस्सा फॉरवर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है. फॉरवर्ड आगे पॉइंट आउट करेगा, बैकवर्ड पीछे पॉइंट आउट करेगा, इन्फो आपका डेटा रखेगा, ठीक है ना. तो अगर इसको आपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करोगे, अब ये देखते हैं. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार इसके लिए आप क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना. उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 चीजें चाहिए होंगी. डेटा रखने के लिए डेटा, फॉरवर्ड के लिए नेक्स्ट नोड और बैकवर्ड के लिए प्रीवियस नोड. फिर 2 हेड और टेल नोड भी चाहिए, हेड और टेल नोड रखने पड़ेंगे जो नल होंगे. फिर आप ये प्रोसेस को रिपीट कर लेना. ये थ्योरेटिकल स्टेप लिखा है. यूजर से डाटा पूछो, जब आपने डेटा पूछ लिया लेट से A, फिर आप क्या करो, एक नया नोड बनाओ, फिर चेक करो क्या डबल लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है ना. एम्प्टी है तो क्या करो, हेड और टेल जो है उनको न्यू नोड को पॉइंट आउट करवा दो. लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, फिर ये 3 स्टेप करने हैं. क्या करने हैं, सेट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द करंट टेल नोड टू पॉइंट टू द न्यू नोड, ठीक है ना. जो लास्ट नोड था, ठीक है ना, उसको पॉइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट करना पड़ेगा इसका, ताकि अगले नोड को पॉइंट आउट कर ले.
और प्रीवियस अपडेट करना पड़ेगा इसके प्रीवियस को, इस न्यू नोड के प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा और करंट नोड के नेक्स्ट को अपडेट करना पड़ेगा। फिर आप टेल पॉइंटर भी अपडेट करोगे, ठीक है ना, कि जैसे 2 नोड पड़े हुए थे पहले, अब एक और नोड इंसर्ट कर दिया है, ठीक है ना, पहले आप इसको पॉइंट आउट कर रहे थे, अब ये अपडेट होकर इसको पॉइंट आउट करेगा, टेल नोड लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा और आप एंड कर देंगे। तो ये आपको प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होगा कलेक्टिवली जब आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड करोगे। फिर सी लैंग्वेज में आप थोड़ा कोड लिख सकते थे, ठीक है ना। तो सी लैंग्वेज का कोड क्या था आपका, देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाने के लिए इस कोड को इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर यहाँ पे बंद किया सेमीकोलन के साथ, और डेटा नेक्स्ट और प्रीवियस 3 नोड बना लिए। हेड नोड कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। एक डाटा रखने के लिए नोड कैसे बनाओगे, इस तरीके से। फिर इसको मेमोरी लोड कैसे करोगे, इस तरीके से। फिर इसके अंदर वैल्यू कैसे डालोगे, 1 नोड जो नोड है उसको डेटा के अंदर क्या डाल दोगे, 11 डाल दोगे, ताकि यहाँ पे आपका 11 आ जाए। इसके नेक्स्ट में भी नल, इसके प्रीवियस में भी नल, ठीक है ना। और हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, पहले पॉइंट को पॉइंट आउट करेगा, तो हेड आप 1 कर दोगे, ठीक है जी। और एक टेल नोड भी होगी, यहाँ पे मैं टेल लिखना भूल गया हूँ, टेल भी अपडेट होगा आपका, पर आपने स्टार्टिंग नोड ही करनी थी तो उतना बहुत है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने करना होता तो यहाँ पे मैं एक और नोड बनाता, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेल, और फिर मैं क्या करता, टेल इक्वल टू 1, ये 2 लाइनें और ऐड कर देता। जैसे हेड की हैं 2 लाइनें, वैसे ही टेल की 2 लाइनें और ऐड हो जाती। तो ये आपका 5th के ए का फर्स्ट पार्ट था, 5 नंबर का, जो एल्गोरिदम आपने लिखना था। फिर उसने डिलीट करने का कोड पूछा था, तो डिलीट करने का एल्गोरिदम क्या है, जब भी आप डिलीट करते हो, जब भी कोई नोड आप डिलीट करने जाओगे, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपने ये चेक करना है कि लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर हेड में कुछ पड़ा ही नहीं हुआ तो कैसे आप डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप, अगर हेड मेरा नल है तो मैं अंडरफ्लो कह के वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर एक नोड पड़ा हुआ है, जैसे कि ये नोड पड़ा हुआ है, ठीक है जी, 1, ये हेड नोड है, अगर ये नोड पड़ा हुआ है तो इसको पॉइंटर मान लो, ठीक है ना। सेट पीटीआर इक्वल टू हेड, हेड इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है ना। हेड के प्रीवियस को नल कर दो, अब इसका प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। हेड के प्रीवियस को नल कर दो, ठीक है ना, और आप क्या करो, पीटीआर को फ्री कर दो। अगर यही चेन कुछ ऐसे होती कि यहाँ पे एक और एलिमेंट होता, मान लो 22, ये 2 होता और ये 2 को पॉइंट आउट कर रहा होता, तो वो कहता हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट, हेड अब यहाँ से हट के कहाँ पॉइंट आउट कर जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आउट कर जाएगा, ठीक है ना। और अब ये जो नया हेड है, इसका प्रीवियस पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था, वो अब हट जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, ये जो नोड आपने निकाला है अभी, इसको पीटीआर कहा था हमने, पीटीआर को अपने फ्री कर दो और एग्जिट। तो ये आपके 6 स्टेप थे अगर आपने नोड को डिलीट करना है तो। अब उसका भी अगर कोड लिखना होता तो इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते थे। तो ये आपका फंक्शन है, ये एक हेड नोड का रेफरेंस लेगा और जो नोड डिलीट करना है उसका रेफरेंस लेगा। तो मान लो आपकी ये लिस्ट बनी पड़ी है, ये हेड था 1 पे एलिमेंट पड़ा था 11, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके नीचे 2, एक और नोड आ गया, 2 में क्या पड़ा है 22, इसके पीछे क्या पड़ा है 1, तो ये 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो एक टेल नोड है, टेल नोड किसको पॉइंट आउट करेगा, 2 नोड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है ना। अब आपने कौन सा नोड डिलीट करना है, आपने 1 नंबर नोड डिलीट करना है, तो वो पास कर देना इसको, और ये पूरी की पूरी लिस्ट का हेडिंग नोड प्रोवाइड कर देना। तो पहले चेक करो खाली तो नहीं है, तो इस कोड से आप चेक करोगे खाली नहीं है, ठीक है ना। अब फिर चेक करो कि जो नोड डिलीट करना है कहीं वो हेड नोड तो नहीं है, तो उसके लिए आप ये कोड लिखोगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करोगे, चेंज द नेक्स्ट ऑफ द नोड इफ द नोड इफ इट इज नॉट द लास्ट नोड, अगर ये लास्ट नोड नहीं है तो इसका नेक्स्ट नोड भी अपडेट होगा, ठीक है ना। फिर आप प्रीवियस नोड अपडेट करोगे, फिर आप अपनी मेमोरी को फ्री करोगे। यही स्टेप्स थे आपकी, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, ठीक है ना। इसमें क्या चेक किया, कहीं खाली तो नहीं है। इसमें क्या चेक किया, जो डिलीट नोड और हेड नोड सेम तो नहीं है। इसमें क्या चेक किया, डिलीट के आगे जो नेक्स्ट नोड है वो खाली तो नहीं है। इसमें क्या चेक किया, डिलीट का जो प्रीवियस नोड है वो खाली तो नहीं है। तो ये आप कोड लिख सकते थे अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, डिलीशन का कोड, ठीक है ना। तो ये आपका 5th के 1 और 2 दोनों पार्ट खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं 5th के बी पॉइंट पे, जिसमें है स्टैक क्या होता है। ये बहुत आसान है यार,
स्टैक क्या है, पुश क्या है, पॉप क्या है, तो ये समझते हैं। तो देखो स्टैक क्या होता है यार। स्टैक एक कंटेनर की तरह होता है। जैसे कि ये आपका स्टैक है, इसके अंदर आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, इसमें से एलिमेंट डिलीट कर रहे हो। इंसर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पुश, और डिलीट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉप। और आप जैसे देख सकते हो स्टैक का क्योंकि एक ही एंड है, यहीं से एलिमेंट इंसर्ट होगा, यहीं से एलिमेंट डिलीट होगा, इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है ना। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लाइन में एलिमेंट्स को रखेगा, और ये लीफो टेक्निक है। लीफो टेक्निक का मतलब क्या है, जैसे आपने पहला एलिमेंट डाला 5, तो ये आपका नोड नोड बन गया। फिर आपने डाला 7, तो आपका क्या होगा 5, इसके ऊपर क्या आ गया 7। अब अगर आप डिलीट करोगे तो टॉप वाला नोड पहले निकलेगा, यानी कि 7 नोड आपका बाहर आएगा। ठीक है ना, तो बचा क्या 5। तो आपने जो सबसे लेटेस्ट नोड डाला था, जो सबसे लास्ट नोड डाला था, वही सबसे पहले बाहर आया है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, द लास्ट इंसर्टेड नोड विल बी द फर्स्ट टू कम आउट। एक ही एंड होता है टॉप। जब आप इंसर्ट करोगे, पुश करोगे, तो टॉप में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। जब आप डिलीट करोगे, जिसको पॉप कहते हैं, तो टॉप -1 हो जाएगा। आपको रियल लाइफ में भी कई जगहों पे स्टैक देखने को मिल जाएगा, जैसे डिशेस की स्टैक रख दी, या कॉइन्स की स्टैक रख दी, या बुक्स की स्टैक रख दी। अब ये देखिए, ये पहली बुक पड़ी है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब ये टॉप ऑफ द बुक है। अगर आपने नई बुक रखनी है तो यहीं पे ना आएगी, और अगर आपने रिमूव करनी है तो यहीं से ना रिमूव होगी। तो ऊपर से ही रखी जाएगी, नीचे ऊपर से ही रखी जाएगी बुक, और ऊपर से ही उठाई जाएगी बुक। अगर आप बीच में से कोई बुक उठाओगे तो ऊपर वाली बुक्स जो है वो गिर जाएंगी। ठीक है ना। तो ये आपके स्टैक का एक एग्जाम्पल है। तो ये आप स्टैक का डेफिनेशन लिख सकते थे इस तरफ, और ये स्टैक का एक छोटा सा डायग्राम बना सकते थे आप। ठीक है ना। अब पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या है, ये आपकी स्टैक है, इस स्टैक में आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करने जा रहे हो, तो ये पुश ऑपरेशन है। तो पुश ऑपरेशन क्या करता है, एक नया एलिमेंट ऐड कर देता है स्टैक के टॉप पे। ये क्या करता है, इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन। मान लो यहाँ पे एक 5 पड़ा हुआ है, ये 0th पोजीशन पे है, टॉप आपको पॉइंट आउट करेगा 0th पोजीशन पे। आप इसको मूव करोगे नेक्स्ट खाली पोजीशन पे, मान लो ये 1 नंबर नोड खाली था। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे नया नोड रखोगे, लेट से 7 आपने नया नोड रखा। फिर आप क्या करोगे, अपने स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर दोगे, टॉप 0 से चेंज होके टॉप क्या हो जाएगा 1। तो ये मैंने थ्योरेटिकली लिखे हैं क्या होने थे, और ये प्रोग्रामिंग वाइज क्या स्टेप बनेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि स्टैक भरा हुआ तो नहीं है। स्टैक की एक लिमिट है, ये आपका स्टैक है। ठीक है ना। मान लीजिए इस स्टैक में आप सिर्फ 3 एलिमेंट ही रख सकते हो, या 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, उसके बाद तो रखने की जगह ही नहीं है। तो ये जो पुश ऑपरेशन है, इस पूरे टर्म को स्टैक कहेगा। इसका मैक्स हो जाएगा 4, कि 4 से ज़्यादा नहीं। जो एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाह रहे हो उसको आप बोलोगे आइटम, और स्टैक कहाँ तक भरा है वो बताएगा आपका टॉप। तो पहले ओवरफ्लो चेक कर लेते हैं। अगर टॉप मैक्स की इक्वल हो गया, टॉप यहीं पे बैठा हुआ है, तो भाई नया एलिमेंट रखने की जगह नहीं है, ओवरफ्लो कह के वापस आ जाओ। लेकिन अगर जगह है, अगर सिचुएशन ये है कि आपके ये वैल्यू है और एक नोड रखने की जगह है, तो टॉप +1 करके पहले ऊपर आओ, फिर इस टॉप पे आइटम रख दो अपना, और फिर रिटर्न कर दो, वापस आ जाओ, हो गया जी आपका। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू इंसर्ट एन एलिमेंट और पुश ऑपरेशन। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। तो पॉप ऑपरेशन कैसे होगा, ये आपका स्टैक बना हुआ है। ठीक है ना, ये आपका स्टैक बना हुआ है, और इसमें अभी मान लो कोई एलिमेंट नहीं है, या है एलिमेंट, ये 5 है, इसको आपने बाहर निकालना है। तो भाई पहले चेक कर लो, असेस द एलिमेंट द लोकेशन पॉइंटेड बाय द स्टैक पॉइंटर। ये 0th पोजीशन है, मान लो टॉप इक्वल टू 0 है, तो 0th पोजीशन के एलिमेंट को आपने असेस किया। फिर आपने क्या करना है, स्टैक को एक डिक्रीमेंट कर देना है, यहाँ से स्टैक एक कम करके नीचे ले आना है। टॉप 0 से चेंज होकर क्या हो जाएगा -1, और रिटर्न द पॉप्ड एलिमेंट। और आप क्या है, जो 5 एलिमेंट है वो बाहर निकाल दो, कि 5 एलिमेंट बाहर आ गया। तो ये आप थ्योरेटिकली लिख सकते थे, और अगेन ये लॉजिकली। तो सेम कंसेप्ट, स्टैक एरे को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स आइटम टॉप। ठीक है ना। अब अंडरफ्लो कैसे चेक करोगे, अगर आपका स्टैक बिल्कुल ही खाली है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो टॉप आपका -1 है, तो आप कहोगे कि अंडरफ्लो है, अब मैं एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता, और रिटर्न कर जाओगे। लेकिन अगर एलिमेंट पड़ा है, जैसे कि ये 5 पड़ा था, तो स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम, ये 0th पोजीशन पे था, टॉप की वैल्यू थी 0, स्टैक 0 बाहर निकला, वो आइटम बन गया। तो आइटम कितना बन गया मेरा 5, जो डिलीट हुआ है। टॉप एक कम कर दो, 0 से हटा के टॉप -1 कर दो,
अब ये ज़ीरोथ एलिमेंट असेस करने लायक नहीं रहा और रिटर्न कर दो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। तो ये पुश ऑपरेशन के 4 स्टेप्स थे और पॉप ऑपरेशन के 4 स्टेप्स थे जो हमने यहाँ पे वीडियो पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ लग गया होगा। आई थिंक ये एंड ऑफ द क्वेश्चन है, यस। तो हमारा ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।